Hello everyone. I, I am T.S. चौहान फ्रॉम प्रोस्कॉन ऑटोमेशन कोटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरिया का औद्योगिक स्तर पर निर्माण कैसे होता है। यूरिया एक रासायनिक यौगिक है जिसका प्रोडक्शन का फ्लो शीट अभी आप लोगों के सामने दिख रहा है। ये फ्लो शीट में इसका फॉर्मूला होता है CONH2 डबल ब्रैकेट NH2CO NH2 दो बार और रासायनिक यौगिक है जिसका उत्पादन मुख्य रूप से उर्वरक के रूप में किया जाता है। फर्टिलाइजर है, दिस इज ए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। इसका कैसे होता है निर्माण? अब वो चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ जो देखने में क्या आती है कि इसका निर्माण कैसे होता है, औद्योगिक स्तर पर कैसे होगा इसका निर्माण। यूरिया संश्लेषण किया जाता है। मुख्य दो टाइप के चरण होते हैं इसके। एक होता है अमोनिया का उत्पादन, जो अभी इससे पहले वाला एपिसोड उसमें देखा था हमने चैनल पर। ये अमोनिया का उत्पादन हेबर वाश प्रक्रिया द्वारा होता है। हेबर वाश प्रक्रिया क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उच्च दाब और उच्च तापमान पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराई जाती है, तब अमोनिया का उत्पादन होता है। 1 मोल तो नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, इससे अमोनिया का निर्माण हो जाता है। तो पहला ड्राफ्ट प्रोडक्ट इसका क्या हो गया, अमोनिया। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मुख्य स्रोत है कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। यह आमतौर पर अमोनिया उत्पादन प्रक्रिया के बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। जब अमोनिया बनती है उससे बाय प्रोडक्ट निकलता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग हाइड्रोजन के स्रोत में किया जाता है। यूरिया संश्लेषण 2 चरणीय प्रक्रिया है। पहला चरण में क्या बनता है, अमोनियम कार्बामेट, ये पहले चरण में बनता है। और तरल अमोनिया और गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च दाब रिएक्टर सिंथेसाइजर में उच्च दाब और उच्च तापमान पर प्रतिक्रिया कराई जाती है। ये जो आपको लोगों को दिख रहा है ऑटोक्लेव बोलते हैं इसको, ऑटोक्लेव के यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर होता है 185 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है 180 एटमॉस्फेयर। 180 एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। ऑटोक्लेव के क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसे ऑटोक्लेव फट नहीं जाए, इसके लिए यहाँ पर जैकेट करते हैं वो ऑटोक्लेव के आसपास, इसको कूलिंग करने के लिए। तो कूलिंग ठंडा पानी यहाँ से डालते हैं और बाहर से निकल जाता है पानी यहाँ से ऑटोक्लेव के अंदर में। अब यहाँ पर अमोनियम कार्बामेट बन रहा है, यूरिया बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और अनरिएक्टेड अमोनिया भी है। चारों चीज़ें यहाँ से चलेंगी। इनका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा। प्रेशर और टेम्परेचर इनका बहुत ज़्यादा होगा। इसको रिड्यूस करने के लिए, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए PRV वाल्व लगाते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। इस जगह प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाते हैं। इसका प्रेशर रिड्यूस करके यहाँ 180 एटमॉस्फेयर था, यहाँ रिड्यूस करके 27 एटमॉस्फेयर रह जाता है प्रेशर इसका केवल। ऐसे टेम्परेचर भी इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, 185 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी यहाँ पर ठंडा कर लेते हैं पानी के द्वारा। यहाँ पर उससे स्टीम बन जाती है, स्टीम किसी काम आ जाती है प्लांट में। और यह ठंडा करके टेम्परेचर भी इसका 140 डिग्री सेंटीग्रेड ले आते हैं। इसको बोलते हैं फ्लैश एवापोरेटर। ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे फ्लैश एवापोरेटर। फ्लैश एवापोरेटर से जो अनरिएक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया है ये वापस भेज दी जाती है दोबारा कंप्रेसर के द्वारा। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ जा रही थी उसी में मिल जाती हैं ये अनरिएक्टेड वाली। जो रिएक्टेड जो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया वो प्रोडक्ट को फिर दोबारा यहाँ पर कूलिंग किया जाता है, फिर दोबारा प्रेशर रिड्यूस किया जाता है अगेन, और एक फ्लैश ड्रम में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर रह जाता है। यहाँ चले थे 180 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यहाँ पर रिड्यूस किया 27 एटमॉस्फेयर प्रेशर और यहाँ करके 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर केवल फ्लैश ड्रम में। और वापस अनरिएक्टेड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं वो अगेन पहुँचा दी जाती है और इसका बाई प्रोडक्ट के रूप में भी अमोनिया निकलती है।
अब यहाँ जो प्रोडक्ट आया इसमें 80% एक्वेस है, यूरिया है फॉर नाइट्रोजन प्रोडक्ट। एक्वेस का मतलब होता है जिसमें पानी है, मॉइस्चर है, पानी है, बाकी बाकी 20%। तो इसको वापस एक वैक्यूम एवोपरेटर में लेके जाते हैं। वैक्यूम एवोपरेटर में 135 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, लेकिन वैक्यूम में क्या जो इसका रहा सहा मॉइस्चर है वो भी निकल जाता है और यह 99% तक मोल्टन यूरिया में मिल जाता है। 99% मोल्टन यूरिया मिलने के बाद में इसे एक बहुत हाइट का प्लीडिंग टावर होता है। प्लीडिंग टावर का पर्पज़ होता है लिक्विड को ग्रेनुल्स में कन्वर्ट करना, दानेदार के अंदर में, और इसकी लंबाई लगभग 150 मीटर के आसपास होती है। इंडिया में सबसे बड़ा टावर इसका है, यूपी में 149.5 मीटर उसकी हाइट है। और ऊपर यहाँ से नीचे से कूलिंग एयर डालते हैं। कूलिंग एयर से ऊपर से इसको ठंडा करती हुई निकलती है। ऊपर से जो इतनी हाइट पे से जब लिक्विड गिरेगा तो ये ग्रेनुअल्स में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया ग्रेनुअल्स में कन्वर्ट हो करके यहाँ हमें ग्रेनुअल्स के रूप में मिल जाता है यूरिया। दूसरे चरण यूरिया का अब इसमें क्या 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 काम होता है, इसके संयंत्र कहाँ कहाँ पर है इंडिया में, भारत में। इफ़को क्या है, गुजरात में, कलोल कांडला, फूलपुर यूपी में, आंवला यूपी में, पारादीप और उड़ीसा में। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के हैं महाराष्ट्र में, ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसके हैं बठिंडा पंजाब, पानीपत हरियाणा, नंगल पंजाब, विजयपुर मध्य प्रदेश। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL, इसका है सिंदरी झारखंड, गोरखपुर यूपी में, बरौनी बिहार में। अभी जो गोरखपुर यूपी का बताया यहीं पर ये सबसे लंबा टावर वर्ल्ड का सबसे लंबा टावर नहीं है, 149.55 मीटर का। ये हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड में गोरखपुर यूपी में। एक इसके प्लांट ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम रूप में असम में। एक इसका फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह तलचर उड़ीसा। दूसरा है ज्वारी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड, ये गोवा में। मंगलूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये मैंगलोर में कर्नाटक में। विभिन्न देशों में विभिन्न हिस्सों में फैले हुए देश के ये स्थानीय कृषि में यूरिया की आपूर्ति करते हैं। भारत में यूरिया का उपयोग कहाँ कहाँ पर है, कृषि में उपयोग करते हैं। सबसे मुख्य उपयोग है सब खेती बाड़ी में, कृषि में। दूसरा इसका यूज होता है नाइट्रोजन पोषक तत्वों के रूप में। तीसरा होता है फसल उत्पादन में। चौथा होता है पौधों का हरापन में। और होता है नीम कोटेड यूरिया, उसके ऊपर नीम चढ़ा दी जाती है। होता है यूरिया गोल्ड, सल्फर कोटेड यूरिया। औद्योगिक उपयोग है इसके रॉल और प्लास्टिक बनाने में। दूसरा पशु आहार पूरक। तीसरा प्रदूषण नियंत्रण में। एक इसका चिकित्सा एवं सौंदर्य प्रसाधन। एक इसका यूज है चमड़ा उद्योग बनाने में। एक है अग्निशामक बनाने में। दूसरा विस्फोटक, यूरिया नाइट्रेट, यूरिया से प्राप्त विस्फोटक यौगिक है। डी आइसिंग एजेंट, यूरिया को हवाई अड्डों पर रनवे को डी आइसिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धातु के लिए कम साधक होता है। तो यूरिया इस तरीके से प्रोडक्शन होता है इसका। फ्लो शीट आप लोगों ने समझ लिया। यहाँ से कंप्रेस्ड डालते हैं अमोनिया, यहाँ से कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों कंप्रेस्ड प्रेशर से ऑटोक्लेव के अंदर आती है। ऑटोक्लेव के अंदर टेम्परेचर, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बहुत ज़्यादा नहीं जनरेट होती है इसमें। 185 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर आता है। 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो यहाँ से प्रेशर ज़्यादा डालते हैं उसी पे रिएक्शन होगा इनका। क्योंकि अब यहाँ पर जो इसके अंदर जो हीट जनरेट होगी उसको ठंडा करने के लिए, कूलिंग करने के लिए, कूलिंग वाटर ऑटोक्लेव के अंदर, और यहाँ से जो निकलेगा उसको अगेन प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बाद फिर टेम्परेचर डाउन करने के लिए हीट एक्सचेंजर। देन यहाँ पर फ्लैश एवापोरेटर में आएगी। टेम्परेचर इसका डाउन कर दिया, 180 हो गया। प्रेशर इसका डाउन कर दिया, 27 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अनरिएक्टेड गैस ऊपर से निकल गई और बाकी जो रिएक्टेड गैस थी फिर उसका अगेन फर्दर टेम्परेचर डाउन किया, फर्दर प्रेशर डाउन किया, और फ्लैश ड्रम के अंदर में इसका प्रेशर केवल 1 एटमॉस्फेरिक रह जाता है।
यहाँ ये लिक्विड में से पानी निकालने के लिए इसको वैक्यूम एवापोरेटर में डालते हैं। यहाँ टेम्परेचर तो 135 है, लेकिन वैक्यूम की वजह से सारा मॉइस्चर निकल जाता है और यहाँ 99% मोल्टन यूरिया मिलता है, पिघला हुआ यूरिया। इस मोल्टन यूरिया को ग्रेनुअल्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रिलिंग टावर में ऊपर साइड से गिराते हैं, नीचे से ठंडी हवा आती है, जैसे इसको ग्रेनुअल में कन्वर्ट करके नीचे में यूरिया का प्रोडक्शन मिल जाता है। इस तरीके से ये यूरिया प्रोडक्शन फ्लो शीट हुआ।